हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री के बारे में। यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स के अंदर आरंभिक काल से 30वीं सदी तक का जो भारत का इतिहास है, इसमें यूनिट 1 to 8 तक आपका दे रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के लेसन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हम बात करेंगे किसकी? इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और स्रोतों का सर्वेक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, प्रवृत्तियां, स्रोत, सर्वेक्षण, इनके क्या अर्थ होते हैं ना। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले आपको जो है कोई भी चीज अगर समझनी है तो साधारण शब्दों में आपको समझाया जाना चाहिए, है ना। साधारण शब्दों में जब आपको बताया जाएगा तो आपको सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यूनिट नंबर 1 मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए यूनिट नंबर 1 में जैसे इतिहास के लेखन की प्रवृत्तियां का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रेंड, जैसे बोलते हैं ना आजकल ट्रेंड जो चल रहा है, तो इस तरीके से। और स्रोत यानी कि सोर्स, ठीक है। और सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। तो यहां पर बताया गया कि जो इतिहास लेखन का जो ट्रेंड है और जो इसका सोर्स है ना सर्वेक्षण का, यानी कि उसकी जो खोजबीन का, सर्वे का, वो क्या है। तो यहां पर हम पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को समझने वाले हैं, ठीक है। तो लेसन को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में अनेक प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य मौजूद है। साक्ष्य यानी कि प्रूफ किसी भी चीज के। अब कलहन रचित राजत राजत रंगिनी 12वीं सदी के कश्मीरी राजाओं का इतिहास को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है जो कलहन रचित राजत रंगिनी जो है, इसको क्या बोला जाता है? ये 12वीं सदी के कश्मीरी राजाओं का इतिहास, ठीक है। और इसको ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में माना गया। ये क्या है? राजत रंगिनी जो है वो क्या है? एक ग्रंथ है, ठीक है। ये एक ग्रंथ है। अब इतिहास का बकायदा तिथिवार विवरण प्रस्तुत करता है। तिथिवार का मतलब क्या है? बकायदा, यानी कि पूरे अच्छी तरीके से तिथि के अनुसार जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज को दिखाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक अनुसंधान का आरंभ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हो सका। इतिहास को गढ़ने और लिखने की इस विविधतापूर्ण गतिविधि को इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इतिहास लेखन क्या है? तो इतिहास को गढ़ने और लिखने की जो विविधतापूर्ण जो गतिविधि है ना, जितना भी मतलब कि किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास आधुनिक भारत में आया, आधुनिक इतिहास कैसे बना, तो ये सारी चीजें। अब इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां यानी कि जो उसका ट्रेंड है, ठीक है, जो उसका ट्रेंड है वो कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखो 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण उसके पदाधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह भारतीय जनमानस के कायदे कानून, आचार व्यवहार और इतिहास से भली भांति परिचित हो। देखो 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने क्या करा कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही थी। तो उनके जो पदाधिकारी थे उनके लिए बहुत जरूरी था कि जो भारतीय जनमानस हैं उनके अंतर्गत, यानी कि उनके बीच में जो कायदे कानून है, आचार व्यवहार है, इतिहास के बारे में सारी चीजों का ज्ञान होना यहाँ पर जरूरी था। तो इस दिशा में शुरुआती कोशिशों के फलस्वरूप कलकत्ता में क्या हुआ, 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं इसके 1.2.1 के अंदर, जिसमें बोला गया है प्राच्यविद और भारतविद। प्राच्यविद यानी कि ओरिएंटलिज्म, किसका मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी जो एशिया और पश्चिमी उधर की जितने भी जो विचारधाराएं होती है, जो अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, फिर जितने भी बहुत समझदार जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको प्राच्यविद कहा जाता है। भारतविद कौन है? जो कि भारत की तरफ से होते हैं, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास लेखन शैली की जो शुरुआत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद हुई। अब जो आधुनिक इतिहास जो लेखन स्टार्ट हुआ है ना, ये जो आधुनिक इतिहास के बारे में आज हम जो भी पढ़ते हैं, तो ये लिखना स्टार्ट कहां से हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद में इसकी लिखने की शैली जो है वो शुरुआत हुई। अब 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों, खास करके जो प्राच्यविद और भारतीय विदों के जो लेखन का भी जो है दबदबा रहा है। अब जो प्राच्यविद जो थे वो कौन थे, यानी कि जिन्होंने, मैंने आपको बताया कि जो पहले के टाइम पर उस समय जितने भी, जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय विद जो है ये भारत के जितने भी विद्वान हैं, और प्राच्यविद जो कौन है, जो कि विदेशी, यानी कि जो एशिया और अमेरिका की तरफ के जितने भी विद्वान हैं उनके लिए बोला गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर सर विलियम जॉन्स उनमें सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास की समझ को समृद्ध किया। तो भारतीय इतिहास को अच्छी तरीके से गढ़ने में सर विलियम जॉन्स का जो है बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान था। अब भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनकी गहरी अभिरुचि थी, लेकिन भारत विदा को सर्वाधिक उत्प्रेरण जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने दिया था। यानी कि मैक्स मूलर जो थे, इन्होंने ही भारतीय इतिहास को और भारतीय विधा को सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है। और उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की और अपना अधिकांश समय इंग्लैंड में ही व्यतीत किया था। देखो भारत के, यानी कि भारत विधा को लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा उत्प्रेरणा दी है जर्मन के जो विद्वान थे मैक्स मूलर, और वही जो है कभी वो भारत भी नहीं आए, उन्होंने अपना अधिकांश समय इंग्लैंड में ही दिया है। अब मैक्स मूलर जैसे अनेक जो प्रारंभिक जितने भी प्राच्य विदों ने क्या करा था, जो अपरिवर्तन, सॉरी,
अपरिवर्तनशील भारतीय ग्रामीण समुदायों के बारे में प्रशंसात्मक टिप्पणियां दी हैं। उन्होंने भारत का चित्रण दार्शनिकों का एक देश के रूप में किया है। उन्होंने बताया कि जो भारत है ना, जो भारत क्या है, वो एक दार्शनिकों का देश है, और ये धारणा बनाई कि जो भारतीय मानस है उसमें राजनीति और भौतिक चिंतन की क्षमता का अभाव देखा गया। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था, वे निरंकुश शासन के अभ्यस्त थे। या निरंकुश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शासन जिसके अंदर कोई भी, मतलब जैसे हमने बात की हिटलर की, बात कर लेते हैं कि उसके अंतर्गत था, उससे बाहर नहीं जा सकता। पाश्चात्य विद्वानों ने खुली घोषणा की कि भारतीयों में ना तो राष्ट्रीयता की भावना थी और ना ही किसी प्रकार के स्वराज की। तो पहले के जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि विद्वानों ने बोला है कि जो भारतीय लोग थे ना, उनमें कोई भी नेशनलिज्म नहीं था, यानी कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं किसी प्रकार के अंदर, स्वराज की भी बात नहीं थी इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ल्स जो ग्रांट है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उपयोगितावादी का कुछ बोला है। चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में वाले ईसाई धर्म प्रचारक जो है, ईसाई धर्म प्रचारक और जेम्स मिल जैसे जितने भी, तो जेम्स मिल जैसे उपयोगितावादी भारत के संबंध में आरंभिक प्राच्यविदों से सहमत नहीं थे। यानी कि प्राच्यविद मैंने आपको बता दिया, जो कि विदेशी जितने भी जो वो दार्शनिक हैं, उनसे वो सहमत नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीयों को बर्बर, विवेकहीन और राजनीतिक मूल्योयों में सर्वदा असंबंध चित्रित करते हुए एक प्रकार की भारत भीति यानी कि इंडोफोबिया का जन्म दिया है। फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डर, कि भारत भीति है ना। और उनके अनुसार भारतीय समाज अप्रगतिशील और अवरुद्ध था, अवरुद्ध यानी कि रुका हुआ था। आगे उसके बाद में बताइए कि ब्रिटिश प्रशासक जो है, वो इतिहासकार, वो क्या बोलते हैं? डिसेंट स्मिथ ब्रिटिश प्रशासक इतिहासकारों में सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया, उन्होंने अच्छी तरीके से इसका सर्वे किया, और उनका विश्वास था कि भारत में निरंकुश शासकों की लंबी परंपरा रही है। और उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने जो है प्राचीन भारतीय राजाओं की निष्ठुरता का वर्णन अतिरंजना में किया है, और वह कौटिल्य की दंड संहिता को अतिशय कठोर मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो कौटिल्य है, उन्होंने क्या बोला? दंड संहिता जो है ना, बहुत ज्यादा अतिशय कठोर, यानी कि अतिरंजना का मतलब क्या? हाइपरबोली। जैसे बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ाकर, कि मुझे इतनी भूख है कि मैं 100 लोगों का खाना खा सकता हूँ, तो अतिरंजना इसको बोलते हैं, हाइपरबोली जिसको हम बोलते हैं ना। और अतिशय अतिशय कठोर जो है वो दंड संहिता उसके द्वारा बताई गई है। अब इस प्रकार जो है वो आरंभिक भारत के संबंध में ब्रिटिश विद्वानों का नजरिया एक जैसा नहीं था। उन्होंने जो भी लिखा है औपनिवेशिक शासन और उसके द्वारा भारतीय संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से लिखा है, और इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक साक्ष्यों को विकृत कर दिया गया, हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर बोलते हैं जो भारतीय विद्वान है, उन्होंने क्या कहा? देखिए, भारतीय सुधारवादी नेताओं और बढ़ते राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरण से प्रभावित भारतीय विद्वानों ने ब्रिटिश मतों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है भारतीय विद्वानों ने ब्रिटिश मतों को जो है बिल्कुल खुली चुनौती दे दी है। और वो जो है उन्होंने सामाजिक सुधारों और सुशासन को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है। अब ऐसे में इतिहासकारों में आर एल मित्रा, आर जी भंडारक, भंडारकर, एस के आयंकर, के एन शास्त्री और के पी जायसवाल, आर सी मजूमदार, वी के रजवाड़े और पी के काणे इत्यादि प्रमुख है। यानी कि बहुत सारे विचारकों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है जितने भी क्या कहते हैं विचारक हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। इन विद्वानों ने समाज सुधारकों के प्रभाव में हिंदू धर्म के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है। हिंदू धर्म के पक्ष में क्या करा इन्होंने? बिल्कुल तर्क जो है प्रस्तुत किया। और इन समाज सुधारकों का दावा था कि हिंदू धर्म में सभी धर्मों के सार तत्व निहित हैं, यानी कि ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अब इन विद्वानों ने जो है क्या बोला है कि जो समाज सुधारकों के ना प्रभाव में हिंदू धर्म के पक्ष में तर्क दिया है। अब ये इन समाज सुधारकों को ये दावा भी था कि हिंदू धर्म में सभी धर्मों के सार तत्व मिले हुए यानी कि जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के लिए हिंदू धर्म का पुनरुद्धार आवश्यक है। यानी कि अगर भारत का विकास चाहते हैं तो जो हिंदू धर्म है इसको दोबारा से उत्पन्न होना पड़ेगा, इसको आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये विद्वान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए कि हिंदुत्व एक ऐसा वृहत अर्थधर्मी पद है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित विभिन्न भारतीय धार्मिक विचार, विश्वास और रिवाज शामिल है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ यही है कि हमें हिंदुत्व की बात की जा रही है, बल्कि उसमें रहने हिंदुस्तान में रह रहे सभी लोगों को हिंदुत्व की भावना के बारे में बताया गया। आर्य प्रजाति के मुद्दों ने भी क्या बोला कि राष्ट्रवादी नेताओं के साथ में इतिहासकारों की कल्पना शक्ति को भी झकझोर के रख दिया। अब उन्होंने बोला है कि जो प्राच्यविदों ने, प्राच्यविद यानी कि वही जो कि विदेशी जो विचारक रहे हैं सारे, उन्होंने संस्कृत और कुछ पूर्वी यूरोपीय भाषाओं से संबंध स्थापित किया, और किंतु अब वे भारतीय विद्वानों को इंडो आर्यन का पलना यानी कि हिंडोला मानते थे, और उनके अनुसार इंडो आर्य मानव सभ्यता के थे। उन्होंने क्या बोला? जो इंडो आर्य थे ना, वो कौन थे? मानव सभ्यता के। तो ये सबके सब किस चीज के अंदर बताई गई है? ये इतिहास के अंदर, जो आधुनिक इतिहास है। हड़प्पा सभ्यता की खोज नए ऐसे विद्वानों के दावे के समझ में भारी चुनौती लाकर सामने खड़ी करती थी। अब ऐसे 1950 में क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन के बाद में भारतीय राजनीति परिदृश्य में आई। अब परिवर्तन की लहर ने क्या करा? क्रांतिवादी जो राष्ट्रवाद, इसके अभ्युदय के इतिहास लेखन पर गहरी छाप छोड़ दी। अब जो बताइए जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में, ये भी इतिहास के लिए एक और नया पहलू निकलकर सामने आ गया। अब इतिहास लेखन में क्रमिक परिवर्तन होते रहे, और इतिहास के अतीत के संबंध में साम्राज्यवादी विचारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था, और उसके बाद में राष्ट्रीय सम्मान के निर्माण के प्रयत्नों का परिणाम निकला। हिंदू संस्कृति को अन्य एशियाई संस्कृतियों के अग्रदूतों
के रूप में देखा जाने लगा और भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामाजिक शांति, सामंजस्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा। गुप्त काल को भी प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के नाम से विभूषित किया गया, यानी कि डेकोरेटेड किया गया, उसको सजाया गया, उस चीज को उसमें मेंशन किया गया। अब जो 1950 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शैली निकलकर सामने आई, यानी कि इतिहास के अंदर एक मार्क्सवादी शैली का भी इसमें उदय हुआ। अब मार्क्सवादी विद्वानों ने भी हमारा ध्यान जो है पारंपरिक राजनीति की बात करें, राजवंशीय इतिहास से हटाकर जो कहाँ रख दिया, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर। अब इस तरह किसी काल के राजनीतिक घटनाक्रम पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जाकर बताया गया कि जो शाही गुप्त वंश था उसके पतन का परिणाम सामंती राज्यों का उदय हुआ है। सामंती राज्यों का उदय हुआ तो शाही गुप्त वंश जो है वो उसका पतन हो गया। व्यापार की मात्रा में कमी आई और अपेक्षाकृत सीमित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और उसके अंदर सामंती कृषि आधारित अर्थव्यवस्था दास प्रथा को जन्म दिया। दास प्रथा का मतलब क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक दास है, उसके बाद में जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी दास के रूप में ही काम कराया जाएगा और किसी केंद्रीय नियंत्रण के अभाव में क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाई छोटी छोटी रियासतों के रूप में उभर गए। रियासत का मतलब क्या होता है, रजवाड़े जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, रजवाड़े क्या होते हैं, यानी कि देशी रियासतें या रजवाड़ों का मतलब होता है जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते हैं, उन्हें रजवाड़े कहा जाता है। अब इससे क्षेत्रीय भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी और कला थी और वास्तुकला, जो वास्तु शिल्प था, उसको बढ़ावा मिला और नवीन भारतीय सामंती समाज के विकास में भक्ति आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो यानी कि भारतीय इतिहास में जो आधुनिक इतिहास है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इसमें योगदान देकर गई हैं वो सब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। अब बीते कुछ दशकों में राजवंशीय इतिहास लेखन का दौर रहा और जिसमें राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ साथ में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों पर भी जोर दिया गया। हाल के वर्षों में अनुसंधान के लिए उपलब्ध विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के कारण क्या हुआ, पुरातात्विक आंकड़ों की मात्रा में वृद्धि हुई और जिसने नए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ में जुड़कर प्राचीन भारत के अतीत के लिए प्रति हमारी समझ को विकसित किया। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी ओवरऑल दिखाया गया इसके बाद में ही प्राचीन भारत का जो अतीत है इसके बारे में जो हमारी सोच है वो और जो हमारी समझ है उसको विकसित किया गया। तो यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी, जो हिस्ट्री है हमारी। ठीक है, हिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, पर आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, तो बस आपको इतना सही इसमें से पढ़ना था। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।